रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। ये इलास्ट्रेशन 9 मैंने करने के लिए बोला था, ये वाला पहले करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है इन एन इंजीनियरिंग कंपनी the factory overheads are recovered on a fixed percentage basis on direct wages। तो कोई कंपनी है जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड कैसे रिकवर होगा, ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे रिकवर करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने 5 जो है रिकवरी ये पढ़ा था ना कि कितने सारे मेथड्स होते हैं, तो हम लोगों ने वहां पर रिकवरी मेथड्स पढ़ा था कि कैसे करके होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सब। तो इसमें से हमें ना खुद बता दिया कि कौन से मेथड को फॉलो करके करना है। ठीक है, तो हम कौन से 5 मेथड्स का बात कर रहे हैं, ये वाला देखते हैं इस पेज में है कि नहीं, हम दिखा देते हैं। ये जो हम लोगों ने 5 मेथड्स लिखा था ना, चलो, इसको ये वाला आउटपुट बेसिस, ये था मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पर ओवरहेड कैसे रिकवर होगा, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, ये मैं बता दिया। तो यहाँ जो भी मेथड्स थे, टोटल 6 मेथड्स था, हम 5 बोल दिए। तो हर एक मेथड में हमें यही देखने को मिला कि जो भी टोटल ओवरहेड रहेगा डिवाइडेड बाय द बेसिस करना पड़ेगा। बेसिस क्या होगा, ये 6 में से जो भी बेसिस हमें या तो क्वेश्चन बताएगा या फिर कब कौन सा लगता है उसका भी मैंने डिटेल्स बताया था। ठीक है, कि कब कौन सा मेथड हमें यूज करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली हमें बताएगा। तो यहाँ डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है, ठीक है, वो कैसे एब्सॉर्ब करना है, ऑन ए फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट पे एक होगा, एक बोला है डायरेक्ट वेजेस पे होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 जॉब अंडरटेकन बाय इट इन अ पीरियड। तो 2 जॉब दिया हुआ है, जॉब 101 और जॉब 102। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, बट प्रॉफिट नॉर्मली जो हम लोग प्रॉफिट देखते हैं वो सेल के ऊपर होता है, बट ये कॉस्ट के ऊपर दिया है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। अगर हमें चेंज करना पड़ा तो करेंगे, नहीं करना पड़ा तो नहीं करेंगे। चेंज का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चाहिए तो ये तो गिवन है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहले ये पूछा है, फर्स्ट वाला ही देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि रिकवरी रेट कितना होगा, किस चीज का, फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है, जो कि कैसे रिकवर होने वाला है हमें बता दिया है, और पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये दोनों ही हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का जाते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, एक सेकंड नीचे चला, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस गिवन है, ये डायरेक्ट वेजेस गिवन है, बट फैक्ट्री ओवरहेड तो गिवन नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से मिलेगा, टोटल फैक्ट्री का जो खर्चा होता है उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो यहाँ क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसका कैसे निकलेगा, बोला है कि उसका निकलेगा यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे, मतलब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी अगर देखोगे क्वेश्चन में वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है और
जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कैसे निकलता है, वो तो कॉस्ट शीट बनाने से निकलता है। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, प्राइम कॉस्ट के साथ जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट शीट में होता है, जो कि हम लोगों ने बेसिक में ये सब टर्म्स पढ़ा था कि क्या फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब होगा। तो क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट तो निकल जाएगा, उसका अवेलेबिलिटी है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालें। और फैक्ट्री ओवरहेड नहीं निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकलेगा तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड नहीं मिलेगा तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी, मैथ्स में ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है क्वेश्चन, एज्यूम करते हैं तो वैसे ही करेंगे। परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे, X% मान सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को Y% मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं let the factory overhead recovery rate is X% of डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो ये अज्यूम कर लिया कि फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, डायरेक्ट वेजेस का X%, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कैलकुलेट करने बोला था, इसीलिए वैसा लिखा लैंग्वेज। और द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवरी रेट इज 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और ये हम लोग मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट का 5%, हमें बोला है ना कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो परसेंटेज एक है, एक और एक है 1, ठीक है। अब हम लोग इसका जो भी इंफॉर्मेशन है उससे इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तब जाके एक्स और वाई सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर दो जॉब है, जॉब 101, जॉब 102, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ये गिवन है 54,000, 37,500, डायरेक्ट वेजेस 42,000, 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इतना ही हम लोगों का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। $96,000, $67,500। अच्छा, अब इसके बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये चीज सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री, प्राइम कॉस्ट का मतलब पहले जुगाड़ कर लिया कि मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, फिर उसके बाद फैक्ट्री में काम होगा, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जुड़ता है। तो ये जो खर्चा एक के बाद एक जुड़ता है उसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाला जाता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है।
उसके बाद फैक्ट्री का सारा खर्चा ऐड होता है तो निकल के आता है फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का सारा खर्चा ऐड होता है तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो है अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ देते हो, ठीक है, तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके बाद उसमें प्रॉफिट एड ऑन करके जो है हम लोगों का सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइम कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ जाता है। फिर प्राइम प्राइम कॉस्ट में जोड़ना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद फैक्ट्री का खर्चा आता है। अगर बेसिक वाला क्लास जो मैंने बताया था अगर याद है तो वहां पर मैंने इस तरीके से फंक्शनल फंक्शनल बेसिस पे होता है ये वाला, ठीक है, तो फंक्शनल बेसिस पे ऐसे जोड़ के ये आता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होता है तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। जब खर्चा ऐड होता है, ओवरहेड खर्चा ऐड होके जो निकलता है उसे कॉस्ट बोलते हैं कि इतना लगा, इतना लागत। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल वैल्यू निकल के आता है। तो यही होता है कॉस्ट शीट। तो इतना तो हमें कॉस्ट शीट में हम लोग ये सीखेंगे। इसमें उसमें तो और भी डिटेल्स में सीखना पड़ेगा। ये मैंने एक ओवरऑल बताया कि कैसे करके एक के बाद एक खर्चा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अभी कॉस्ट शीट आया नहीं लेकिन बीच में ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा बताना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने बेसिक पे ये देखा था फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर पढ़े तो लिखा है हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोगों ने माना है X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने जो 5 मेथड का एग्जांपल दिया तो वहां पर बताया था कि हर एक चीज का मतलब कैसे होता है। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर देखा जाए कि ये प्राइम कॉस्ट मेथड, ठीक है, इसमें या फिर ये वाला ही देख लेते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे हुआ था। ये देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर 20,000 है, ये देखो 50% आया था। व्हेन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द मेजर एलिमेंट तब हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं। तो 50% आया था ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसा हमें क्वेश्चन में अभी दिया है। तो हम लोग का ओवरहेड कितना होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50%। तो यहाँ भी हमें ओवरहेड रिकवरी रेट कितना लेने के लिए बोला है, बोला है डायरेक्ट वेजेस का X% लेना है। हम लोगों ने जो परसेंटेज माना है, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 42,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 42,000 का X% लेंगे और एक बार कितना लेना पड़ेगा 30,000 का X%। तो कितना आ जाएगा मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो 42,000 का X% मतलब होता है X/100, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 42,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली क्या हो गया 42,000 इंटू X/100। ये करने से जितना आएगा उतना ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 420X। और ये वाला फिर कितना हो जाएगा 30,000 इंटू X% का मतलब हो जाएगा 300X। ये हो गया, ठीक है। अब ये ऐड करने से अभी अभी मैंने बताया कि इसमें क्या आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये सब जोड़ने से प्राइम कॉस्ट 96,000, फैक्ट्री ओवरहेड 420X, फिर 67,500 प्लस 300X। ये हो गया। अच्छा, फैक्ट्री के बाद कौन सा खर्चा लगता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे रिकवर होगा, फैक्ट्री कॉस्ट का Y%, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, इतना और इतना, ये दोनों का Y% होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली हर एक का Y%। तो एट द रेट ऑफ हम लिख देते Y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया था तो हम लोगों ने वैसे ही लिया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो Y% मतलब कितना, ये जो डेटा दिख रहा है 96,000 प्लस 420X, इसका Y% मतलब Y/100, ठीक है। अब Y/100 करने से जितना होगा तो ये पूरा अमाउंट इंटू ये हो जाएगा, ये पूरा अमाउंट इंटू ये हो जाएगा, करने से जितना आएगा। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 100 करने से 960 और ये Y, तो एक तो हो जाएगा 960Y प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 420 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे हम। 420 डिवाइडेड बाई 100 करने से आ जाएगा 4.2। तो 4.2XY आ जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 4.2XY। सेम तरीके से इधर वाला भी करना है तो इसमें भी Y% लगेगा। तो 67,500 प्लस 300X में Y% करने से कितना आएगा, कितना आएगा
तो बताना चाहेगा 67,500 प्लस 300, हाँ 675 y प्लस x, 3x1। हाँ और यहाँ पर हो जाएगा 3xy, y भी आ जाएगा 3xy, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये 100 300 डिवाइडेड बाई 100 करने से 3xy हो जाएगा। अब ये दोनों को करना पड़ेगा ऐड, तब जाके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोला था, उसके बाद बोला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगाते हैं, मतलब हाँ बोलो। मैम वो 675x होगा कि y होगा? हाँ हाँ वाई होगा, सही ये गलत है, वाई होगा, ठीक है ये तो गलत हो जाता है। 67,500 ये वाई होगा, ठीक है, एक्स तो नहीं है ना यहाँ पर, वो एक्स वाई हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, ठीक है। मतलब जब हम लोग सेल करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकट करते हैं, उसके बाद जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरा इतना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो वो भी तो हम कस्टमर से निकालेंगे, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम लोग इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है कि जहां सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा नहीं है, तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर बोल सकते हैं यही मेरा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। इसको हम यही, इसी को हम टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं कि इसके आगे मेरा कुछ खर्चा नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्चुअली टोटल कॉस्ट बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है कि प्रोडक्शन करने का खर्चा, फिर उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगने से कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन आगे का है नहीं, तो इसी को हम टोटल कॉस्ट मान सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड हो जाएगा, तो एक भी डेटा किसी के साथ ऐड नहीं होने वाला, तो नॉर्मल हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 96,000 प्लस 420x, पूरा डेटा एज इट इज लिख देना पड़ेगा। फिर 960y, क्योंकि कोई भी किसी के साथ ऐड नहीं हो पा रहा है, 4.2xy। अब इधर वाला भी हो जाएगा 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy, ये हो जाएगा। ये हम लोग का कैलकुलेशन होके टोटल कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में इस इक्वेशन को हम लोग, मतलब ये जो इक्वेशन बना है, इससे हम लोग कर क्या सकते हैं। अब यहाँ पर ना दिया हुआ था सेलिंग प्राइस इतना और ये प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 1,66,650, और इधर है 1,28,250 शायद, देखते हैं। हाँ, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज बता रखा है 10% और 20%। तो अब इसमें से मुझे प्रॉफिट एलिमिनेट करके क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर हम लोग सेल प्राइस से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो अगर इस पे 10% लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, जबकि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। तो फिर अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे इस प्रॉफिट के परसेंटेज को जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर लाना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1,66,650, ठीक है। ये मेरा सेल प्राइस है। तो अगर मेरा प्रॉफिट है 10%, तो 10/100 है ना, 10% मतलब 10/100। तो अगर यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है तो 10 प्रॉफिट 100 कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये पॉइंट का मतलब तो ये हो गया ना, ये मैंने पहले भी बताया है। ये 10/100, तो 10 मतलब प्रॉफिट होता है, ये मेरा क्योंकि कॉस्ट के ऊपर बोला है तो ये कॉस्ट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसके बेसिस पे 110।
110, 10 रुपए प्रॉफिट अर्न करके अगर हम लोग 100 रुपीज का चीज जो है बेचते हैं तो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस 110 रखा होगा, तो ये इक्विवेलेंट टू 110 है, मुझे प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 10 करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर जितना भी आ जाएगा इसका भी सेम उसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर ये 120 का वैल्यू है तो मुझे 20 निकालना है तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट निकालने के बाद ये सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट लेस करेंगे तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,66,000, 15,150। 15,150। और ये वाला 11,660। कुछ और आना चाहिए। 1,20,250 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120। क्या? 21,375। हाँ, मेरा तो बहुत ही कम आया, मैंने शायद कुछ 20 कम ज्यादा लिखा होगा, मेरा 6,400 है। ये ठीक है, 21,375। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग प्राइस से लेस कर देंगे, तो लेस करके बताओ कितना है। वन वन लैख लाख फिफ्टी वन 50। थाउजेंड फाइव और ये वाला हंड्रेड 1,06,875। ठीक है। हाँ, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं ये जो भी हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाला तो ये इक्विवेलेंट टू दिस वन है, मतलब इक्वेशन बना रहे हैं ना, जैसे मैथ्स में इक्वेशन बनता है, तो ये टोटल कॉस्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू जो भी हम लोगों ने निकाला और दिस वन इक्वल टू अभी हम लोगों ने जो निकाला, ठीक है। तो इससे हमारा एक्स वाई सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स वाई ही तो निकालना है जो हम लोगों ने माना है रिकवरी के। अच्छा, तो हम नेक्स्ट पेज निकालें। तो इक्वेशन पहला वाला हम लोग का कुछ ऐसा है, 96,000 प्लस 420x फोर हंड्रेड ट्वेंटी एक्स 960y प्लस 4.2xy, ये वैल्यू है कितने के बराबर? 151,500, 1,51,500 के साथ इक्विवेलेंट है, तो ये मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 67,500 प्लस 300x प्लस 675y प्लस 3xy, ये वैल्यू है 21,375, नहीं सॉरी, ये माइनस करके जाएगा 10,6,875, 10,6,875, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये दोनों सॉल्व करके जब हम लोग एक्स और वाई निकाल लेंगे तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई तो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम करेगा ये वाला डेटा, मतलब ये जो एक्स वाई है ये अगर हम लोग एलिमिनेट कर देना एक्स वाई रिलेटेड डेटा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तब हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो अलग अलग बहुत सारे मेथड से किया जाता है, लेकिन नॉर्मली हमें जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, उससे बहुत जल्दी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे अगर इसको और इसको हटाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा होना चाहिए कि 4.2xy और -3xy ये करने से मेरा 0 आ जाना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा? अगर दोनों का वैल्यू xy के साथ जो कोफिशिएंट है, इसे कोफिशिएंट बोलते हैं ना, ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो वो कैसे हो सकता है? अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 4.2 से कर दे तब हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑपोजिट डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू जो है सेम आके कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, यही होता है ना एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम कर रहे हैं पहले इक्वेशन के साथ, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, और फिर माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4.2 को। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ इस पे मल्टीप्लाई करना तो नहीं होगा, वो तो जस्ट हम समझा रहे थे। मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरा इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 96,000 इंटू 3, 96,000 इंटू 3, तो ये हो गया 2,88,000 प्लस 30, ये मैंने ओरली किया, ठीक है, 1268 नहीं 1 छात्र में बात ना, ठीक है, नंबर 1260 है 960 इंटू, ठीक है, डबल 2880 वाई, और 4.2 इंटू 3, 12.6 12.6 एक्स वाई, और इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा, इक्वेशन है तो इक्वल साइड के दोनों तरफ होता है, इंटू 4,54,500। सेम तरीके से 4.2 से ये इधर का सारा मल्टीप्लाई करेंगे, 67,500 इंटू 4.2, 2,08,000, 500 हाँ 83,500, 300 इंटू 4.2, 1260, 1260 और 675 इंटू 4.2, 2,835 3 इंटू 4.2, तो ये तो सेम ही आना चाहिए, तभी तो करेंगे हम लोग 12.6 एक्स, और ये 675 इंटू 4.2, 448,875। अब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करने से क्या हुआ, पहला इक्वेशन का जो भी डेटा है माइनस दूसरा वाला इक्वेशन, तो माइनस होने से इस सब के आगे माइनस लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जिसको जैसा हैबिट है कर सकते हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग बचपन में सीखते हैं, तो उसमें जो हैबिट है उसका यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसी प्रेजेंटेशन करना है, जैसे सीखे हैं वैसे भी करने से चलेगा। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि y मुझे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा x भी आउट हो गया है, एक्स वाई भी आउट हो गया है, तो 2,88,000 माइनस 2,83,500, तो ये वैल्यू आ रहा है 4,500, ये सब कैंसिल आउट, 2,880 45 माइनस 45 प्लस आ रहा है ना, 2,835 है, हाँ 45y, और इधर कितना आंसर है, इधर भी पॉजिटिव में आंसर है, 5625 625, तो 45y 5625 माइनस 4500, 1125 1125 डिवाइडेड बाय 45, 25 25, ठीक है, तो y का आंसर 25 आ गया, यानी 25%, क्योंकि हम लोगों ने y परसेंटेज में माना था, तो y परसेंट 25% हो जाएगा, दोनों साइड में परसेंट लगा दिए, तो एक आंसर तो मिल गया। अब इसी का यूज करके हमें x भी निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि x कितना होगा, तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2 जो भी ठीक लगे, तो पुट y equal 25 in equation 1 वी गेट, मैंने 1 लिख दिया, कोई अगर 2 पे भी पुट करेगा सेम आंसर है, 96,000 प्लस 420 एक्स प्लस 960 वाई है, मतलब इंटू 25 प्लस 4.2 एक्स वाई,
4.2xy, तो इंटू x इंटू 25y इक्वल 1,51,500। तो 4, ये पूरा कैलकुलेट करें, 96,420x प्लस 960 इंटू 25, 24,000 प्लस 4.2 इंटू 25, 105x। तो 105 और 420 ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों एक से 525x। तो 525x और बाकी डेटा इधर 1,51,500 माइनस 24,000 माइनस 96,000, 1,51,500 माइनस 24,000, 31,500. 31,500 और इधर डिवाइड भी करें तो 525x 31,500 x हो जाएगा 60. 60, x परसेंटेज 60% हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया, हमें पूछा गया था ये वाला, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो निकल गया 60% और यहाँ पर हो जाएगा 25%। तो वो आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, 0.1 देके कि परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ factory overhead is 60% and administration overhead is 25%। 25%। ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू जॉब। तो दोनों जॉब का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है ये बताना है कैलकुलेट करके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है ये बताना है कैलकुलेट करके। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब कौन सा अमाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ये वाला अमाउंट, ये रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब ये रहा, ठीक है। ये दोनों अमाउंट हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोगों के पास जो वैल्यू आ गया उसका यूज करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, पूरा यहाँ पर जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था ना उसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, मतलब कॉस्ट शीट की तरह। तो जॉब 101 और यहाँ पर लिखेंगे जॉब 100। तो डायरेक्ट मटेरियल देख देख के लिख देंगे, पहला वाला जो लिखा हुआ था वैसे 54,37,500 प्लस डायरेक्ट वेजेस 42,000 और 30,000, 96,000, 67,500 प्लस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों प्रेजेंटेशन करना पड़ा, क्योंकि हमें पता चल गया 60%। 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा, यानी 42,000 का 60%, 30,000 का 60%। ये प्रेजेंटेशन हमें करना पड़ेगा। एक्स वाई का वैल्यू पुट करके निकालने का जरूरत नहीं है, हमें पता है डायरेक्ट वेजेस कितना, परसेंटेज नहीं पता था, परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन ऐसा होगा 25,200 और ये 18,000 हो जाएगा। तो टोटल करने से आ जाएगा 200, 11, 12, 121। हाँ ये कितना हो जाएगा 500, 714, 15, 8, 85, 500। ये हम लोग का हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वो कैसे निकालेंगे, वो है हम लोगों का 25%, मतलब जो वाई था ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है, इस पे 25%। 25% मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1/4, ठीक है, मतलब
ये हम शॉर्टकट कर रहे हैं, बाकी 25% लगाने से भी वही आंसर आएगा। 25/100 यानी 1/4 होता है। तो अगर 25% कोई कर रहा है तो भी कैलकुलेटर 30,300 दिखाएगा, और कोई अगर डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो भी सेम ही आंसर दिखेगा, 21,370। अब टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1,51,500, 1,06,875। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये तो मुझे क्वेश्चन में जो डेटा था उससे मैंने एक बार निकाला भी था। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर बिल्कुल सही आया, क्योंकि टोटल कॉस्ट हम लोग का ये निकला, तो जैसा क्वेश्चन हमें बोला था उसके हिसाब से वही निकला है। तो टोटल कॉस्ट हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया कि हम लोग का आंसर सही है। अब इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे। प्रॉफिट बोला है यहाँ पर 10% और 20% कॉस्ट पे, तो ये सब कॉस्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, @ 10% ऑन कॉस्ट। तो अभी तो हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, तब हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं था तो डायरेक्ट नहीं लगा पाया। अब हम लोग इस पे डायरेक्ट लगा देते हैं। इस पे 10% लगाएंगे तो 15,150 हो जाएगा। इस पे 10% लगाएंगे तो कितने, 10 नहीं था, दोनों पे 10 नहीं था, एक पे 10 था, एक पे 20% था। 20% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन कॉस्ट। तो 20% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, जितना पहले आया था उतना ही आएगा। कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो ये देख के लिख सकते हैं, 21,375 इतना ही आना चाहिए, चाहे तो करके देख सकते हैं। 21,375 ये हो गया। अब ऐड करने से आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना आएगा वो भी हम लोग देख के लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस हम लोग का इतना इतना आना चाहिए, ये रहा 1,66,650, 1,28,250, उतना ही आएगा। सही हुआ है कैलकुलेशन में। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन करके दिखाना था कि हम लोगों का अगर रिकवरी रेट जितना जितना है उतना बोला है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होगा, एंड प्रॉफिट फॉर ईच जॉब। तो ये रहा प्रॉफिट का आंसर। ठीक है, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का आंसर, और ये रहा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का आंसर। तो ये बनाने का मतलब ही वो 3 आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या बोला है। यूजिंग द एबव रिकवरी रेट, तो जो रिकवरी रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका बात किया जा रहा है। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103। अब दूसरा एक जॉब दिया 103, उसका हमें सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। और ओवरहेड्स कैसे लगाना है, जैसे हम लोगों ने रिकवरी रेट निकाला है, मतलब डायरेक्ट वेजेस का 25% जो है फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का 60% जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट का 60%। तो जॉब 103 का फिर हमें सेलिंग प्राइस तक आंसर निकालना है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये जॉब का सेलिंग प्राइस तक आंसर आया वैसे हमें निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर लिखते हैं जॉब 103, डायरेक्ट मटेरियल, पर्टिकुलर वगैरह लिखना पड़ेगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं। 24,000 और सब रुपीस का साइन ये सब देना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस जो है 20,000, ऐड करने से हो गया 44,000। अब क्या ऐड होना चाहिए, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड होना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा @ 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रीवियस वाले रेट पे ही लेने बोला है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 20,000 जो है डायरेक्ट वेजेस है, इसका 60% 12,000 हो जाएगा। अब ऐड करने से आ जाएगा 56,000, ये बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस पे लगेगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, से नाम दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना हो जाएगा @ 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। तो 25% मतलब 1/4, तो 56 डिवाइडेड बाई 4 यानी 14 हो जाएगा। तो 14,000, 70,000। तो ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद किसी तरीके का कॉस्ट और नहीं लगेगा, कुछ इंफॉर्मेशन है ही। अब इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन बता रखा है कितना प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लगाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे 12.5%। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पे 12.5% लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, तो 70,000 ये है मेरा कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस पे 12.5% प्रॉफिट लगेगा, मतलब 12.5, तो फिर कॉस्ट पे कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे, ये मैंने बहुत बार बोला है, फिर बता देते हैं।
12.5 मतलब 12.5 अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो परसेंटेज मुझे कॉस्ट पे बता रखा है, सॉरी प्रॉफिट पे बता रखा है, सॉरी क्या बोल रहा, प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस पे बता रखा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 100 मतलब 12.5% आउट ऑफ 100, उसमें 100 सेलिंग प्राइस है, तो 100 अगर सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इतना है तो कॉस्ट कितना होगा। कोई एक चीज को 100 रुपए में बेचा, 12.5 प्रॉफिट कमाया, तो फिर कॉस्ट कितना होगा। 87.5. 57.5। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ठीक है, सॉरी, हाँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ही तो निकालेंगे, अगर होता तो फिर लिख ही लेते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोले प्रॉफिट बाय कॉस्ट, तो प्रॉफिट है 12.5, मैंने उल्टा लिख दिया, तो प्रॉफिट है 12.5 और कॉस्ट है 87 पॉइंट, ये हो जाएगा। तो अब ये मेरा, इसको हम लोग परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो फिर अगर ये मेरे 1 यूनिट के लिए है तो फिर मेरा मतलब ये 1 रुपए पे आ रहा है, तो 70,000 के ऊपर कितना आ जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 70,000 इंटू ये करने से आ जाए, इसका परसेंटेज भी चाहो तो निकाल सकते हो ऐसे करके, 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 100, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन आ रहा है तो हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो 70,000 में कितना प्रॉफिट है, तो प्रोपोर्शन तो ऐसे हो गया, मतलब 87.5 अगर मेरा कॉस्ट है तो उसमें 12.5 प्रॉफिट है, तो 70,000 अगर मेरा कॉस्ट है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, तो ऐसे करके निकालेंगे। अब ये कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है, कितना ज्यादा, 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 10,000. 10,000, अच्छा मैंने तब 100 कर दिया था इसीलिए इतना ज्यादा दिखा, तो 80,000 ये बन गया सेलिंग। बस यही पूछा था कि अगर कोई ऐसा जॉब हो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो। अच्छा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, ये 10th वाला हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन नंबर 8 शायद मैंने एक बाकी रखा है, क्योंकि वो दूसरे मेथड से है, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन से है, ठीक है, इसके आगे तक का सारा क्वेश्चन हम लोग का क्लियर। तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन समझेंगे, उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट ये हम लोग रीडिंग करेंगे। तो ओवरहेड रेट कितने तरीके का होता है, तो टोटल 4 तरीके का ओवरहेड रेट होता है। एक होता है नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट, या फिर इसे बोलते हैं सिंगल रेट, और डिपार्टमेंटल रेट, डिपार्टमेंटल, जिसमें से ये 3 जो है ये बजटेड पीरियड पे डिपेंड करता है, जबकि ये नॉर्मल रेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले नॉर्मल रेट जैसे है वैसे ही लाइन लाइन से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेट का मतलब क्या है, या फिर इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल ओवर रेट, रेट कैसे निकाला जाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। नॉर्मल रेट का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट का मतलब है जो बजटेड रेट, मतलब बजटेड
एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल ओवरहेड रेट का मतलब है जब हमें पता चल जाएगा हमारा ओवरहेड कितना है किसी भी चीज का, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस से। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस क्या होगा, जो 5 तरीका हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो 5 जो सिस्टम है, जैसे कि आउटपुट बेसिस हो सकता है, आउटपुट बेसिस हो सकता है, डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस हो सकता है, मशीन आवर बेसिस हो सकता है, ठीक है, और प्राइम कॉस्ट बेसिस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट बेसिस हो सकता है। तो बेसिस का मतलब हो गया जो 6 मेथड्स हम लोगों ने सीखा था उसमें से कोई भी एक बेसिस जो है हमें यूज करना पड़ेगा, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड जो रहेगा उसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड को जब हम लोग यूज करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ओवरहेड रेट। जैसे कि अगर हमें कोई फाइनेंशियल ईयर दे रखा है लाइक 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ठीक है, तो ये 12 मंथ्स हो गए। अब ये 12 मंथ्स का जब हमें एक्चुअल ओवरहेड रेट पता होगा तो उसका यूज करके हम लोग नॉर्मल ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा कि नॉर्मल ओवरहेड रेट निकाल। अच्छा, इसके बाद इसमें बस इतना ही है मेन, तो इसमें जो है हमारा ब्लैंकेट रेट, इस पे थ्योरी ज्यादा आता है, ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकली काम आता है ये ब्लैंकेट रेट या सिंगल रेट जो है। बाकी हम लोग सारा ही एक बार देखेंगे। सबसे पहले इसके बाद देखेंगे प्री डिटरमाइंड रेट। नॉर्मल रेट हो गया, बस इसमें इतना ही पता करना है नॉर्मल रेट कैसे निकालना पड़ता है। नॉर्मल रेट निकालने के लिए हमें एक्चुअल ओवरहेड का पता होना जरूरी होता है, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड पता अगर है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस का यूज करके नॉर्मल ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं। अब प्री डिटरमाइंड रेट तो देखो नाम से ही पता चलेगा, प्री डिटरमाइंड रेट का मतलब है जब हमें पहले से रेट को डिटरमाइन करना है, मतलब पहले किसी बेसिस पे, ठीक है, मतलब बजटेड बेसिस, इसलिए मैंने लिखवाया बाकी सारे ही रेट जो है बजटेड बेसिस पे निकलते हैं। प्री डिटरमाइंड रेट, तो इसमें फॉर्मूला कैसे होगा, इसमें फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट का बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस में क्या क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस में फिर से यही 5 चीज हो जाएगा, ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा। जैसे कि इसका हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 1/4 से लेके 31 मार्च, ठीक है, तो ये हम 22 ले रहे हैं तो इसे हम 21 लिख देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इस पीरियड में हम लोग का टोटल ओवरहेड आया था 10,000 रुपए, ठीक है, और हम लोगों का जो आउटपुट आया था वो है 1,000 यूनिट। तो हम इसमें बेसिस में आउटपुट का यूज करें, ठीक है, क्वेश्चन हमें जो बोलेगा हमें वो यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल आउटपुट बेसिस के ऊपर ही दे देंगे, जो भी एग्जांपल है ना ये तीनों का ही हम आउटपुट बेसिस पे दे देंगे। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना हो रहा होगा, ओवरहेड रेट कुछ ऐसा रहा होगा कि कितना खर्चा था 10,000 रुपए और कितना आउटपुट है 1,000, तो इसका मतलब हो जाएगा ₹10 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब सेम तरीके से नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं 1/4/22 और 31 मार्च 2023, ये प्रीवियस ईयर था, ये करेंट ईयर। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हम लोग का आउटपुट है 1,000 यूनिट, फिर से या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो फिर हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट कितना यूज करेंगे, तो ओवरहेड 10 पर यूनिट करके यूज करेंगे, तो ये भी हम लोग का 10,000 आ जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ और हुआ तो और भी आ सकता है, 10,000 की जगह कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं 11,000। तो ओवरहेड रिकवरी रेट जो प्री डिटरमाइंड है वो कैसे पहले से हमारे पास जो रेट रहेगा, जैसे कि 10 पर यूनिट अगर प्रीवियसली हमारा कोई रेट निकला हुआ है उसको जब हम लोग यूज कर रहे हैं तब होता है। अब इसका यूज हमें कब करना चाहिए, ये मेथड का यूज हमें कब करना चाहिए, जब यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है।
या फिर सिंगल प्रोडक्शन है या फिर आइडेंटिकल प्रोडक्शन है। मतलब जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर मैंने 10 पर यूनिट लिया था, ठीक है, मेरा कैलकुलेट होके आया था, मैंने इस बार भी 10 पर यूनिट ले लिया, लेकिन पहले मैंने बनाया था प्रोडक्ट ए, अब हम बना रहे प्रोडक्ट बी जो कि बिल्कुल अलग है ए से, ठीक है। तब उसमें खर्चा हो सकता है 10 पर यूनिट से ज्यादा या कम लगना चाहिए, वो तो हमें नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए ये मेथड हमें तभी अप्लाई करना चाहिए, उसका यूज तभी करना चाहिए जब हम लोग या तो दो, हम लोग हमेशा ए ही प्रोडक्ट बनाते हैं जब भी बनाते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर ए जैसा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बिल्कुल ए जैसा ही है, बस नाम अलग है, मान लो बी है लेकिन पूरा वो ए जैसा ही है, मतलब आइडेंटिकल है, या फिर यूनिफॉर्म, मतलब लगभग लगभग सेम तरीके का है, ठीक है। तो फिर हमें ये मेथड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है तो फिर हो सकता है उसमें 10 के जगह ज्यादा या कम खर्चा लग रहा है उसे बनाने का, तब हमारे लिए ये मेथड एप्लीकेबल करना ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन के लिए, सिंगल प्रोडक्शन के लिए, आइडेंटिकल प्रोडक्शन के लिए हमें प्री डिटरमाइंड रेट वाला यूज करना चाहिए। उसके बाद ब्लैंकेट रेट वाला देखते हैं। ब्लैंकेट रेट, ब्लैंकेट का और एक मतलब भी है यहाँ पर कवरेज, ठीक है। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री या जहां का भी होगा, ठीक है। टोटल ओवरहेड मैंने फैक्ट्री लिखा है, सिंपल टोटल ओवरहेड भी लिख सकते हैं, बजटेड टोटल ओवरहेड, बजटेड, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, वही बजटेड। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दो प्रोडक्शन सेंटर है, मान लेते हैं P1 P2, टोटल ओवरहेड है 10,000 और 20,000। आउटपुट, क्योंकि मैंने बोला आउटपुट बेसिस से ही सभी एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, तो आउटपुट हुआ है 1000 और 2000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अच्छा इसमें ना फैक्ट्री लिखना पड़े, इसमें फैक्ट्री लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोडक्शन सेंटर, ये पूरे एक फैक्ट्री के अंदर दो प्रोडक्शन सेंटर होगा, ठीक है। तो मुझे टोटल ओवरहेड फैक्ट्री का लेना है, तो फैक्ट्री का टोटल ओवरहेड कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 20,000, कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस भी हमें फैक्ट्री का ही टोटल लेना है, ठीक है। तो कितना है 1,000 प्लस 2,000, तो टोटल हो गया 30,000 का खर्चा पूरे फैक्ट्री का, और पूरे फैक्ट्री में 3,000 यूनिट बना है, यानी पर यूनिट कितना करके आ जाएगा, 10 रुपीज करके ओवरहेड रिकवरी रेट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग फुल कवरेज, इसको एक्चुअली ब्लैंकेट रेट को इसीलिए फुल कवरेज या फिर सिंगल, यहाँ पर लिखा है ना मैंने, सिंगल रेट भी इसे बोला जाता है, क्योंकि एक ही रेट निकला, दो अलग अलग नहीं निकला। तो पूरे फैक्ट्री का हम लोगों ने एक रेट निकाल दिया, टेन। इस मेथड में ऐसे करके कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, लेकिन ये मेथड यूज कब करना चाहिए, सिंगल प्रोडक्शन, या फिर मल्टीपल प्रोडक्शन if all product pass through all department, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट इन द सेंस ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझा रहे? तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मतलब
एक्चुअली इसका रूल्स ये है कि अगर हम लोग सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो फिर मैंने खर्चा कितना लगा दिया, पूरे फैक्ट्री का जो ओवरहेड रेट मतलब रिकवरी रेट 10 रुपए करके आ रहा है, मैंने वही इस पे लगा दिया, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो सारा खर्चा इसी से रिकवर करना पड़ेगा। तो ये एवरेज रेट हो गया बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम लोग ये टोटल करके मिक्सड अप कर देते हैं, ठीक है, ये मिक्सड अप हो गया ना, टोटल खर्चे को जब हम लोगों ने टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया तो बोल सकते हैं ये एवरेज आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो 10 आ रहा है इंडिविजुअली, ये भी 10 आ जा रहा है क्योंकि मैंने डेटा ऐसे लिया है। बाकी अगर ये 20 की जगह ये 30 और ये 3 होता, या फिर ऐसा कुछ लेना चाहिए मुझे जिससे ये चेंज हो जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर मैंने लिया होता 30 और यहाँ पर 2000 ही रखते, ये देखो 30,000 डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ पर 2000 रखते तो मेरा यहाँ पर 15 आ जाता, ये 10 की जगह 15 आ जाता, जस्ट हम समझा रहे हैं। तो अलग अलग हुआ ना, तो एवरेज करने से कितना आता, 40,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3000 यूनिट, ठीक है, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 3000 यूनिट करके जितना आता उतना लग जाता। तो बेसिकली ये एवरेज हो जा रहा है, जब हम लोग इसको टोटल में निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर जो है एवरेज पे आ रहा है। यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया दोनों में इंडिविजुअली 10-10 आ रहा है, 10-10 का एवरेज 10 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंगल प्रोडक्ट यूज करें तब तो ठीक है, ये एक ही रेट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो भी हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि जो भी मल्टीपल, जैसे हम लोग प्रोडक्ट ए भी बना रहे प्रोडक्ट बी भी बना रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही कंडीशन होना चाहिए कि ए प्रोडक्ट भी P1 और P2 दोनों प्रोडक्शन सेंटर से जो है मतलब प्रोसेस होके निकलता है, बी प्रोडक्ट भी P1 P2 दोनों से प्रोसेस होके निकलता है। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये जो रेट है ये दोनों प्रोडक्शन सेंटर का लेके किया गया है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए प्रोडक्ट सिर्फ P1 से जाके निकलता है, ठीक है, बट P2 से नहीं जाता है। और अगर हम लोग देखें कि जो बी प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर मैंने डेटा ऐसे ले लिया है ना, तो ये 20,000 और ये समझ में थोड़े से ये प्रॉब्लम होगा, इसको अगर हम थोड़ा चेंज करते समझाने के लिए, जैसे मैंने ये 20,000 ही रखा, इसको हम 1,000 कर देते तब ये 20 आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 आ गया इंडिविजुअली। अब इसका अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो ये 30,000 और ये नीचे आ जाएगा 2,000। इसका अगर हम ये वाले मेथड से निकाले तो यहाँ पर फिर 15 रुपए आ जाएगा, ठीक है, इसके जगह। तो मेरा ये मल्टीपल वाला समझाने में आसान हो जाएगा। तो जब हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे, जैसे कि मैंने बोला ए प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ P1 से पास ऑन करता है, P2 से नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये वाला रेट लेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट रेट हमारा ये 15 आ रखा है, तो हम लोग पी ए प्रोडक्ट के लिए 15 रुपए का खर्चा लगा रहे, जबकि वो P2 से जाता ही नहीं, उसका खर्चा P1 से जाने पे सिर्फ 10 रुपए आता है। लेकिन हम लोग अगर इसको देख के लगा रहे, क्योंकि ब्लैंकेट रेट निकालेंगे तो ये इस तरीके से निकालेंगे तो 15 लगा देंगे, तो हम लोग ज्यादा लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये P2 वाला है, तो हम लोग ऐसा अगर देखते हैं कि मान लो बी वाला जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ P2 से जाता है, तो सिर्फ P2 से जाने से उसके ऊपर 20 लगाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ब्लैंकेट रेट का एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं तो हम लोग 15 लगा रहे हैं, तो कम लगा रहे हैं। तो वही चीज बोला है कि मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग ये वाला रिकवरी रेट यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि दोनों से जाना चाहिए। अगर एक से जाएगा, क्योंकि ये एवरेज रेट होता है ब्लैंकेट रेट का कैलकुलेशन करने का तरीका, तो अगर हम लोग एवरेज रेट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं तो हो सकता है कि हम लोग कम चार्ज कर रहे हैं या ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जैसे 10 रुपए होना चाहिए, अगर हम लोग सिर्फ P1 से जा रहे हैं तो 15 लगा दे रहे हैं, और 20 होना चाहिए फिर भी हम लोग 15 लगा दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, मतलब रूल्स बताया गया है कि मल्टीपल प्रोडक्शन जब होगा तब सारे प्रोडक्ट जो है सभी प्रोडक्शन सेंटर से जाने चाहिए, अगर तभी हमारे लिए ये रेट जो है बेनिफिट होगा। अदरवाइज किसी में कम चार्ज हो जाएगा, किसी में ज्यादा चार्ज हो जाएगा। और अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग सारा रिकवरी रेट तो उसी प्रोडक्ट से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लैंकेट रेट के बाद नेक्स्ट हमें करना है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ओवरहेड ऑफ द
डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। तो बेसिस का मतलब वही 6 मेथड्स, जिसमें से हम यहाँ पर वही आउटपुट बेसिस से आंसर बता रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जांपल्स जो है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि P1 और P2 दो प्रोडक्शन सेंटर है, तो टोटल ओवरहेड 10,000 20,000, टोटल आउटपुट 1,000 2,000। तो रिकवरी रेट हो गया, ओवरहेड रेट जो है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे। तो बोला है टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए के अंदर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर दो प्रोडक्शन सेंटर है, ये प्रोडक्शन शॉप है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। या फिर अच्छा एक काम करते हैं, सिंगल ही मान लेते हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे मान सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ए है, एक साथ भी मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं। अगर एक ही जगह पे दो हुआ तो दो ले लेंगे। ठीक है, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ए का अगर देखें तो टोटल ओवरहेड कितना है 10,000, और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस में आउटपुट लिया है तो 1,000, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10, और इसका भी निकालेंगे तो 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। इसका यूसेज कहाँ पर बेटर होता है, जब हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए ये क्यों ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे, अब चाहे प्रोडक्ट P1 से जाए या P2 से जाए, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करेंगे ना। एक डिपार्टमेंट में अगर मेरा एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पर यही मतलब सिंगल रेट जो आ रहा है मेरा 10 रुपीज, ये हम लोग लगा सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करें उस डिपार्टमेंट का ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे, फिर उस पर लगा देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए ये ज्यादा बेटर है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये उतना बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली थियोरिटिकली हमें ज्यादा पूछता है, इस पे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली ऐसा कम ही आता है। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन हमें पूछे अलग से। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन के लिए हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन। ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन होने पे हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर सपोज मशीन जो है वो चला है 10,000 आवर्स, एग्जाम्पल लिया मैं, और टोटल ओवरहेड आया, मशीन चलने के बाद टोटल ओवरहेड आया ₹2,00,000, मतलब 2 लाख रुपए का खर्चा आया 10,000 घंटा मशीन चलने के लिए। तो अगर हम लोग मशीन आवर रेट निकाले तो कितना हो जाएगा, मतलब 1 घंटा मशीन चलने का खर्चा कितना है, तो 2,00,000 बाई 10,000, 2,00,000 बाई 10,000 आवर्स, तो ₹20 पर आवर। अब नेक्स्ट ईयर 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, फिर से मान लेते हैं कि हम लोग का मशीन आवर है 10,000। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा मशीन आवर रेट 20 रुपीज पर आवर करके आया था, तो हम लोग इस बार एजम्पशन ले रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों का मशीन 10,000 घंटे चला है, तो 20 रुपए रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग इस बार भी हमारा खर्चा जो है 2 लाख रुपए का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये खर्चा जो है हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड जो है, जब हम लोगों ने देखा तो एक्चुअल ओवरहेड आ गया है 2,10,000।
10,000 रुपए, मतलब इलेक्ट्रिक बिल का बात कर रहे हैं, ठीक है, पावर कंजम्पशन की। पहले 10,000 घंटे मशीन चलने पे 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, तो 20 रुपए पर आवर हुआ था। तो इसी रेट को मानते हुए, बजटेड रेट मानते हुए, हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर भी मशीन जो 10,000 घंटे चला, तो हम लोगों ने 20 रुपए के हिसाब से ये मान लिया कि हम लोग का 2 लाख रुपए का खर्चा होगा, और इसी के हिसाब से हम लोगों ने प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअली जब बिल आया पावर कंजम्पशन का, तो वो 2,10,000 आया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, अगर हमारा कुछ बाहरी फैक्टर हो, जैसे कि पावर जो है उसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जैसा भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, प्राइवेट कंपनी का हो या गवर्नमेंट, जैसा भी हो, तो अगर हम लोगों ने देखा नहीं कि उसका मतलब क्या हुआ, अचानक से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारा बिल ज्यादा आ ही सकता है, ठीक है। तो क्योंकि बिल तो बाद में आता है ना, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा हमें प्रोडक्शन करते करते सारे खर्चे पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कुछ पता होता है, कुछ हमें जो है मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें पता होता है ना, जैसे कि बिजली का बिल वगैरह हो गया, ठीक है। तो क्या हम लोग प्रोडक्शन करने के बाद बैठे रहेंगे? कब हमारे पास ये सारे खर्चे का एस्टिमेशन निकल के आएगा, तब जाके हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके बेचेंगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करके प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देते। कैसे एस्टिमेट करते हैं? प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखा, प्रीवियसली 20 रुपए पर आवर था, तो अभी भी हम लोगों ने वही मान के लगा दिया। तो इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 लाख रुपए के खर्चे के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोगों ने डिसाइड किया, जबकि खर्चा 2,10,000 होना चाहिए था। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट में इतने रुपए को एब्जॉर्ब करवाया, जबकि इतने रुपए हमें एब्जॉर्ब करवाने चाहिए थे, तो हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है। क्योंकि कम एब्जॉर्ब करवाया, तो इसको बोला जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या निकल के आया, अंडर एब्जॉर्प्शन का, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये कब होता है? जब एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन हो जाता है एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। एब्जॉर्ब ओवरहेड कौन सा है? ये वाला 2 लाख। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लाख एब्जॉर्ब करवा दिया था, जबकि हमारा 2,10,000 खर्चा दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने 10,000 रुपए का खर्चा कम दिखाया, तो इसका मतलब इसे हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। बट ऐसे करेंगे, अगर हम लोग कम दिखाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, कम दिखाने से हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि कम दिखाया, तो हमारा कॉस्ट जो है वो अंडर वैल्यूड होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ना चाहिए था। ऐसे करने की वजह से हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम दिखेगा, ठीक है। तो इसे हमें सही करना पड़ता है। तो इसका पूरा टेबल हम लोग देखेंगे कि कैसे करके उसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। अब ओवर एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होता है? ओवर एब्जॉर्प्शन होगा जस्ट इसका ऑपोजिट केस हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि 2 लाख हम लोगों ने माना था। अब मान लो कि एक्चुअल ओवरहेड, ये सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग कर दिया मैंने। अब सिचुएशन 2 कर देते हैं। मान लो कि एक्चुअल ओवरहेड हुआ 1,90,000। बाई चांस मेरा बिल कम आया, ठीक है। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। लेकिन मैंने तो 2 लाख का खर्चा दिखा के, मतलब 2 लाख रुपए अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर दिया, जबकि मुझे करना चाहिए था 1,90,000, मतलब मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया। इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब एक्चुअली हम लोग का जो ओवरहेड है, यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड ये लेस देन होता है एब्जॉर्ब ओवरहेड से। एब्जॉर्ब ओवरहेड से मतलब एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो खर्चा प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगा दिया है, उससे मेरा एक्चुअल खर्चा कम आया है, तो इसे बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन अगर हम लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ भी हमारे कॉस्ट में प्रॉब्लम होगा। क्या होगा कि हम लोगों ने ज्यादा जो है खर्चा चार्ज कर दिया है। तो ज्यादा खर्चा चार्ज कर दिया है, तो फिर हमारा यहाँ पर कॉस्ट में भी प्रॉब्लम दिखेगा, और कॉस्ट में प्रॉब्लम दिखेगा तो प्रॉफिट में भी दिखेगा। सीधा बात है। मुझे प्रोडक्ट में मान लेते 10 रुपए लगाना चाहिए था, कॉस्ट मैंने 11 रुपए लगा दिया, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी प्राइस में बेचने का सोचा है, उसके हिसाब से अगर मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे मुझे चार्ज करना चाहिए था 9 रुपए, मैंने चार्ज कर रखा है 10 रुपए, ठीक है। तो मैंने ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो अगर मैंने ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट मेरा यहाँ पर बढ़ जा रहा है, ठीक है। ज्यादा चार्ज कर रखा है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में भी मेरा इम्पैक्ट आ जाएगा। कैसे? देखो, जैसे कि 10 रुपए का कॉस्ट,
ठीक है, मैंने सोचा था मेरा 10 रुपए कॉस्ट होगा, 2 रुपए प्रॉफिट लगा के हम 12 रुपए में बेच देंगे, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। अब ये 10 के जगह मान लेते मेरा कॉस्ट अगर 11 रुपए आ गया, ठीक है, तो हम 11 + 2 करके 13 रुपीज में तो बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक मार्केट प्राइस होता है। ये एकदम कॉस्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, मार्केट प्राइस को हम लोग मैनिपुलेट थोड़ी ना कर सकते। अगर हम लोग गलती से 13 रुपए में बेच भी देते, कोई एक दो कस्टमर अगर ले भी लेता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब लगातार लोग ऐसा लेते जाए, क्योंकि बात फैलने में 2 मिनट लगेगा, कोई ओवर प्राइस चीज लेगा नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो अगर हमारा कॉस्टिंग गड़बड़ हो गया तो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों में इंपैक्ट आएगा, वही हम बताना चाह रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन में ही हमारा कॉस्टिंग में गड़बड़ हो सकता है। अगर हम लोगों ने ज्यादा खर्चा दिखा दिया है, ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिया है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम कर दिया है तो भी प्रॉब्लम है। ज्यादा कर देने पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर हमें ओवर प्राइस अगर हम लोग बेच देंगे तो भी मार्केट में वो बिकेगा नहीं, ठीक है। और अगर कम चार्ज कर दिया है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सस्ते कम चार्ज किया तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हुआ, तो हम लोगों ने सस्ते में प्रोडक्ट बेचा बाकी लोगों से मार्केट में, लेकिन उसका भी कुछ गुड इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था अपने ओवरहेड का, फिर जब हम लोग इस प्रोडक्ट को सही दाम पे चार्ज करेंगे जो मार्केट प्राइस से मिलता जुलता है, तब फिर सेम प्रॉब्लम होगा। तब कस्टमर बोलेंगे पहले तो इतने सस्ते में बेच दिया, अब ऐसे प्राइस अचानक से कैसे बढ़ गया। तो हम लोग कॉस्ट को किसी भी तरीके से, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत कम ऐसे अगर कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं ओवरहेड में, जो कि होना एक नॉर्मल बात होता है, क्योंकि हम लोग इसको एस्टिमेटेड वे में करते हैं, तो ये हमेशा हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐसा हो जाने पे हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, तो उसका एक टेबल बना देते हैं, उसके हिसाब से हमें जो भी ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। तो टेबल ना थोड़ा बड़ा होगा, तो मेरे पेज में तो काफी जगह है, हम कर लेंगे। अगर नहीं होता है किसी का ना, मतलब अब हम ऐसे बता नहीं सक रहे कि कितना जगह होगा, लगभग मान लो ये कोने से ये कोना इतना चाहिए, तो कॉपी घुमा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो ओवरहेड में वेरिएंसेस यानी चेंजेस देखने को मिलता है, तो ओवरहेड वेरिएंसेस देखने को मिलता है। और ये हम लोग कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल पर, ठीक है, कि हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया और एक्चुअली कितना हुआ था, इन दोनों के डिफरेंसेस से हम लोग ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। अब क्या सिचुएशन हो सकता है, दो ही सिचुएशन हो सकता है, ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन। अब इधर हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम लोग का एब्जॉर्ब ओवरहेड, एब्जॉर्ब ओवरहेड अगर ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का खर्चा, हम लोगों ने 10 रुपए लगाया जबकि हमारा खर्चा हुआ था 9 रुपए। अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, हम लोगों ने 10 रुपए चार्ज कर दिया था बजटेड के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा एक्चुअली खर्चा जब हम लोगों ने देखा हुआ 9 रुपए, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 रुपए ज्यादा चार्ज कर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे को कम कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो खर्चा कम करने से क्या होगा, खर्चा कम करने से हमें इसको ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बताते हैं ये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या होगा। तो इसमें पहले लिखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, जब हम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर कंट्रोल अकाउंट्स होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब जितने भी खर्चे हैं उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसमें उस सारे खर्चे के सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट क्यों करेंगे, देखो मैंने खर्चा ज्यादा चार्ज कर दिया था, जैसे मैंने बोला मैंने 10 रुपए दिखा दिया था जबकि मुझे 9 रुपए दिखाना चाहिए था, तो मुझे 1 रुपए से खर्चे को कम करना पड़ेगा। तो खर्चा डेबिट होता है, खर्चे को कम करेंगे तो फिर उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे उस रेस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, जिस ओवरहेड हम लोगों ने ज्यादा चार्ज किया, ठीक है, अब वो फैक्ट्री हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जो भी हुआ। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे रिप्रेजेंट सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो जब भी ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो इसका मतलब ये समझने को आता है हमें कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस में सेविंग्स हुआ। तो नॉर्मल बात है, मैंने 10 रुपए खर्चे लगाए थे लेकिन मेरा खर्चा एक्चुअली 9 रुपए हुआ, तो मेरा 1 रुपए का सेविंग्स हुआ, मैंने गलत एस्टिमेट कर लिया था। ठीक है। अब तो गलत एस्टिमेट होने के बाद करना क्या है, तो करना क्या है वो तो हम लोगों ने देखा कि हमें क्रेडिट कर देना है जो भी 1 रुपया हुआ, जैसे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 रुपए के क्रेडिट बैलेंस जो है हमें ट्रांसफर कर देना ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा हमारे ओवरहेड में एक्सपेंसेस में सेविंग्स हुआ। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग, 3 तरीके का ट्रीटमेंट होता है। पहला हो जाएगा राइट ऑफ। राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ कब होगा, स्मॉल अमाउंट में बी credited to costing PL। उसके बाद लिखेंगे डेफरल, DEFERAL। इसमें लिखना है मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिकवर और सस्पेंड। थर्ड में लिखेंगे कॉस्ट रिवर्सल। कॉस्ट रिवर्सल in case of large amount, cost of job may be reduced or adjusted by passing reversal journal entry। बताते हैं, तो यहाँ पर अगर मेरा ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ तो 3 तरीके का ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, डिपेंड कि अमाउंट हमारा कितना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ये ओवर एब्सॉर्प्शन बहुत ही स्मॉल अमाउंट का था या फिर बहुत ही लार्ज अमाउंट का था या फिर मीडियम अमाउंट का था। तो अगर बहुत स्मॉल अमाउंट का है तो बोला है क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, तो कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट कर देंगे। पीएल में क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि मैंने खर्चा कम कर दिया। ठीक है, मैंने खर्चा गलत लगाया था, तो मान लो मेरा एक पीएल बना हुआ है, ठीक है, जो कि कॉस्टिंग पीएल है। तो मैंने पहले खर्चा 10 रुपए दिखाया था, अब वहीं पर खर्चा हम 9 रुपए दिखाएंगे, तो इसका मतलब मेरा पीएल क्या हुआ, 1 रुपए से क्रेडिट हुआ। तो अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो बोला है कि कॉस्टिंग पीएल में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देना है जितना अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया था। लेकिन बोल रहा है कि ऐसे भी करना पड़ सकता है, मे बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिकवरी और सस्पेंस। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट है तो क्रेडिट कर सकते हैं कॉस्टिंग पीएल में, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कैरिड ओवर, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में उसे एडजस्ट कर देंगे। जैसे मैंने 1 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो नेक्स्ट ईयर के खर्चे में उसे एडजस्ट कर देंगे। तो वही बोला है मे बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिकवर और सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओवरहेड रिकवरी या सस्पेंड अकाउंट में हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डेफरल करना। ठीक है, डेफर्ड करना।
और दूसरा है कि अगर लार्ज अमाउंट है तब क्या होगा, तो बोला है कि जर्नल एंट्री को ही रिवर्स कर देना है। कॉस्ट ऑफ जॉब में भी रिड्यूस, तो जिस जॉब में ये खर्चा, मतलब जिस जॉब में हम लोगों ने ओवरहेड ज्यादा लगा दिया है, तो उस जॉब के ओवरहेड के खर्चे को तो हमें रिड्यूस करना है या एडजस्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, रिवर्सल जर्नल एंट्री, मतलब हम लोगों ने 10 रुपए का खर्चा दिखाया था जबकि हमारा खर्चा 9 रुपए का है, तो हम लोग 1 रुपए का रिवर्स जर्नल एंट्री जो है ये पास कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये ट्रीटमेंट करना है। लेकिन क्वेश्चन जो है ना, हमें जो मतलब न्यूमेरिकल्स आएगा वो हमारा इधर से नहीं आता है, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन से नहीं आता है, मेनली अंडर एब्जॉर्प्शन से आता है। इससे हमें थ्योरी पूछ सकता है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो थ्योरी में क्या पूछ सकता है, यही कि अगर हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने समरी करके लिख दिया है, इतना लिखना भी काफी है, बाकी थोड़ा सा लैंग्वेज एड ऑन करके लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारा ऑपोजिट सिचुएशन हुआ, मतलब एब्जॉर्ब ओवरहेड अगर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, मतलब हम लोगों ने खर्चा लगाया 9 रुपए जबकि हमारा खर्चा हुआ था 10 रुपए। ठीक है, तो इसके साथ मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ओवरहेड कंट्रोल में क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस, मतलब और भी खर्चा चार्ज करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में खर्चा और भी चार्ज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। और इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन, कम चार्ज किए, अंडर एब्जॉर्प्शन। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है, रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जितने थे उससे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है वो हमें पता करना पड़ेगा। हम लोगों ने खर्चा कैसे गलत एस्टिमेट कर लिया, उसका रीजन क्या था, क्या कोई नॉर्मल रीजन था या कोई एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन का मतलब जेन्युइन प्लानिंग एरर। चेंजेस इन एजम्पशन, एक्सेट्रा। नॉर्मल रीजन क्या है कि हम लोगों ने जो प्लानिंग किया उसमें जो एरर आया वो जेन्युइन था, मतलब हो ही सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा गलती हुआ है। ठीक है, जेन्युइन प्लानिंग एरर था, इस वजह से हम लोगों ने जो खर्चा सोचा था उससे मार्केट में खर्चा ज्यादा दिखता है। ठीक है, मतलब वो चीज ज्यादा ज्यादा खर्चा दिखा रहा है, उसमें ओवरहेड हमारा ज्यादा आ रहा है। या फिर एजम्पशन हम लोगों ने जो सोचा था बाद में, जैसे हम लोगों ने एजम्पशन सोचा था कि हम लोग इतना घंटा मशीन चलाएंगे, लेकिन बाद में वो चेंजेस हो गया, इस वजह से हुआ। तो अगर कुछ नॉर्मल रीजन है तब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तब ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, तब हम लोग इसे क्या ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट बोल के हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। और इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट एंड एपोर्शन टू प्रोडक्शन। हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जैसे मैंने 9 रुपए दिखाया जबकि मेरा खर्चा 10 रुपए है, तो मुझे 1 रुपए से मेरा प्रोडक्ट के कॉस्ट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। और फिर मुझे वो एपोर्शन करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट कैसे करके होगा वो सिखाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कैसे करके होगा। तो यहाँ लिखेंगे यूनिट सोल्ड
ये क्वेश्चन करने से समझ में आए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये सब के थ्रू से सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके हमें अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिट सोल्ड का यूज करेंगे तो कहाँ डेबिट करेंगे खर्चे को? डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के खर्चे को बढ़ाएंगे क्योंकि सोल्ड अमाउंट तक पहुंच गया ना, इसीलिए। इसके बाद यहां पर करेंगे डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि ये डेबिट टू जो बोला है ये सब कैसे करके होगा। लेकिन अभी इतना समझना है कि अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ और उसका नॉर्मल रीजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट का यूज करके, और उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कैसे? यूनिट सोल्ड पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पे। ठीक है, अच्छा अब इधर और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हमारा जो रीजन है वो एबनॉर्मल रीजन है तब क्या होगा? एबनॉर्मल रीजन का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मेजर प्लानिंग डिफेक्ट। मेजर प्लानिंग मतलब इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मेजर प्लानिंग डिफेक्ट हुआ है। स्ट्राइक पीरियड वेजेस। स्ट्राइक पीरियड में हम लोगों ने वेजेस दिया, मतलब प्रोडक्शन नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली ओवरहेड ज्यादा लग जाएगा, या कुछ पेनल्टीज वगैरह लग गया है तब। ठीक है, या फिर हमारा कुछ बेकार का स्टोर्स पड़ा हुआ है, ऑब्सोलेट स्टोर। ठीक है, एटसेट्रा। मतलब हमारा कुछ मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है जिसका हमारा भी कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारा ज्यादा पैसा वहां पर लग गया तो हमारे ओवरहेड का खर्चा ज्यादा दिख रहा है, तो वही चीज मेजर प्लानिंग हो गया। मतलब एबनॉर्मल रीजन, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है डेली प्रोडक्शन के काम पे। ठीक है, मेजर प्लानिंग एरर। स्ट्राइक हो गया तो स्ट्राइक वगैरह थोड़ी ना रोज रोज होता है, पेनल्टीज लग गया, तो इस तरीके के कारण से अगर हमारा ओवरहेड का खर्चा ज्यादा हो रहा है जो कि हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोगों ने कम चार्ज कर दिया, तब हमें क्या करना है? ट्रीटेड एज लॉस and debited to कॉस्टिंग किए, तब हम लोग थोड़ी ना कस्टमर से निकाल सकेंगे। अगर ये सब कारण से, स्ट्राइक की वजह से हम लोगों ने लेबर को ऐसे ही पेमेंट किया, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ भी प्रोडक्शन करके नहीं दिया बट हमें देना पड़ा, या फिर हमारा कोई पेनल्टी लग गया, तो ये सब की वजह से अगर हमारा ओवरहेड का खर्चा बढ़ा है तो वो फिर हम उस पे जो लॉस है वो हमें खुद जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग वो थोड़ी ना कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। कॉस्ट को इंक्रीज करने का मतलब तो बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर आएगा ना, क्योंकि कॉस्ट पे तो प्रॉफिट लगा के प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो अगर हमारा एबनॉर्मल रीजन हुआ, जैसे बाकी सब चीजों में हम लोगों ने पढ़ा, अगर कुछ एबनॉर्मल वजह से हो जाता है तो वो हमेशा कॉस्टिंग फेल में जाएगा। नॉर्मल वजह से होता है तो हम लोग प्रोडक्ट वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का ये जो है तरीका मैंने बताया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, when under absorption is small, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट स्मॉल है एंड इमटेरियल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि किसके लिए कितना अमाउंट कम है और किसके लिए कितना अमाउंट इमटेरियल।
it is fully debited और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अगर बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है तो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में से डेबिट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने का मतलब डेबिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें खर्चे को बढ़ाना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ड्यू टू नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन, नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन। अगर बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, इमेटेरियल वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर एबनॉर्मल रीजन हो या नॉर्मल रीजन हो वो हमें देखने का जरूरत नहीं, हम लोग सीधा उसे कॉस्टिंग पीएल में डेबिट कर दें। ठीक है। अच्छा, अब ये सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकाला जाता है, ये मैंने लिखा ना, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, तो ये कैसे निकाला जाता है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, टोटल अंडर एब्सॉर्प्शन of overhead divided by equivalent production unit, equivalent production यूनिट। ठीक है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब ये सब। ठीक है, कि इस सिचुएशंस में, मतलब जब हमारे से अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ तब हमारा कितना यूनिट सोल्ड था, कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब एक्चुअली हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करके उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमें पता चला कि अंडर एब्सॉर्प्शन है। अब हम लोग उसे ठीक कैसे करेंगे, तो वही चीज बोल रहा है कि जो बिक गया उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करके करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है उसमें फिनिश गुड्स के कॉस्ट को हम लोग बढ़ा देंगे कि भाई ये जो स्टॉक में गुड्स पड़ा हुआ है इसका कॉस्ट को बढ़ा देंगे, और जो WIP में है उसके WIP में कॉस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है मेरा 10 रुपए का मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी हम लोगों ने कॉस्ट चार्ज किया था 1 रुपए कम किया था, तो इसे 1 रुपए जोड़ के इसको 11 रुपए का बना देंगे। अब ये 10 रुपए वाला प्रोडक्ट कुछ WIP में भी है, मतलब 8 रुपए तक का ही बना है, अभी भी इसमें और भी 2 रुपए बनना बाकी है, लेकिन हमें पता चला कि इसमें 2 रुपए नहीं, ये 10 नहीं 11 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें और 1 रुपए खर्चा ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 1 रुपए और ऐड करके इसे हम लोग टोटल 11 रुपीज का बना देंगे। ठीक है, तो वही बोला है कि जिस कंडीशन में गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ही हमें उसके कॉस्ट को बढ़ा देना है। ठीक है, अगर सोल्ड हो गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है तो फिनिश गुड्स के वैल्यू को बढ़ा देंगे, और अगर हमारा WIP में है तो WIP के वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, जैसे कि इलास्ट्रेशन ए। ठीक है, इतना बोला तो एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इतना सारा चीज समझाना बेकार हो जाएगा। तो द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज 4,46,380. Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered in production at 1.25 hour. तो बोल रहा है कि टोटल ओवरहेड का एक्सपेंसेस जो है एक फैक्ट्री में इतने रुपए का है। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, नॉर्मली फैक्ट्री जितना घंटा काम होता है, ओवरहेड रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 पर आवर। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रिकवरी रेट। ठीक है, रिकवरी रेट हो गया। द एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअली इतने घंटे काम हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही इतना घंटा काम हुआ होगा तो जो ओवरहेड रिकवरी रेट इनके पास है उसके हिसाब से ये लोग अपना ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट कैसे करेंगे, इतने आवर्स इंटू 1.25 करके जितना आएगा उतना कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन एक्चुअली तो इतना हुआ है, ये वाला एक्चुअल है, वो तो हमें बाद में पता होता है ना। तो हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, जितना बोला है, रेट बोल दिया है, हमें टाइम बता दिया है, तो हमारे हिसाब से हम लोगों ने इतना एब्जॉर्ब करवा दिया, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड इतना है। दोनों का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ कि अंडर एब्जॉर्प्शन। State how would you proceed to close the books of the accounts, assuming that besides 7,800 unit produced, of which 7,000 were sold. तो इस
फैक्ट्री में 7,800 यूनिट बना था, जिसमें से 7,000 बिक गया है, 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन WIP, तो 200 यूनिट जो है वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, ऐसा हमें बता रखा है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि क्वेश्चन हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन का ही होगा, क्योंकि बिना अंडर एब्जॉर्प्शन के हमारे सप्लीमेंट्री रेट वगैरह किसी काम का नहीं है। ठीक है, फिर भी हम सिखा देंगे कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ओवर एब्जॉर्प्शन, बताया है, बस उसका एप्लीकेबिलिटी करना है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, तो अनएब्जॉर्ब मतलब जो हम लोगों ने एब्जॉर्ब नहीं किया, एब्जॉर्ब कम किया, कम एब्जॉर्ब का मतलब ही तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो जो अंडर एब्जॉर्प्शन है उसका 50% है ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे बढ़ जाने के कारण 50% हम लोगों ने अंडर एब्जॉर्ब किया, मतलब हमें नहीं पता चला कि ये दोनों चीज का वैल्यू मार्केट में बढ़ गया है, तो हम लोगों ने जो एस्टिमेशन किया था उसके हिसाब से हमारा खर्चा ज्यादा दिख रहा है। एंड द रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, और 50% फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के वजह से है। तो हमें रीजन बता दिया, अब हमें देखना है कि कौन सा नॉर्मल रीजन है, कौन सा एबनॉर्मल रीजन है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम लोग का ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन हम लोग का हमेशा अंडर एब्जॉर्प्शन का ही होता है, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे करके चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। तो कैसे चेक करेंगे कितना हम कर दिया और एक्चुअली कितना हुआ, तो देखते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना है, एब्जॉर्ब मतलब कितना हम लोगों ने चार्ज किया, तो हम लोगों के पास एक रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 1.25 पर आवर करके, हम लोगों ने कितने घंटे पे चार्ज किया होगा, 293,104। तो कितना होगा, 3,66,380। इतने रुपए हम लोगों ने चार्ज कर दिए हैं, जबकि हमारा एक्चुअल ओवरहेड कितना है वो हमें क्वेश्चन हमेशा बताएगा। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड है 4,46,380, मतलब हमें 4,46,380 रुपीज का खर्चा चार्ज करना चाहिए था, जबकि हम लोगों ने इतना किया है, कम किया है, कम किया है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना कम किया है, 80,000 रुपीज कम किया है। तो कम करने का मतलब क्या होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब कितना करवाना चाहिए था, एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था 4,46,380। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे किया हुआ होता है ये सारे खर्चे, तो फिर हमारा 80,000 हम लोगों ने कम चार्ज कर दिया। अब रीजन क्या है, रीजन में बोला है कि 50% जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की वजह से हुआ है, उसका कॉस्ट बढ़ गया है, और बाकी जो 50% है वो हम लोगों का इनएफिशिएंसी जो लेबर है उसके वजह से हो गया। तो कौन सा हमारा नॉर्मल रीजन है, कौन सा एबनॉर्मल, कौन सा हम लोग का नॉर्मल रीजन है या एबनॉर्मल रीजन, कौन सा वाला है, मतलब वर्कर इनएफिशिएंसी नॉर्मल रीजन है या फिर एबनॉर्मल रीजन है, और ये जो मार्केट में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, ये नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल रीजन है, दोनों में से एक एबनॉर्मल रीजन है, एक नॉर्मल रीजन है, कौन सा। वर्कर इनएफिशिएंसी। वर्कर इनएफिशिएंसी कौन सा है, नॉर्मल रीजन की एबनॉर्मल रीजन। एबनॉर्मल। हाँ, वर्कर इनएफिशिएंट है, ये तो कोई बात नहीं बना कि वर्कर इनएफिशिएंट था इसलिए हमारा खर्चा बढ़ गया, तो वो तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग पढ़ के आए ना। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्ट मटेरियल का रेट, इनडायरेक्ट लेबर का रेट, वो हम लोग थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो वो अगर है तो फिर हमें ज्यादा, हम लोगों का एस्टिमेशन इस वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो 80,000 जो है ये हम लोग का टोटल जो है अंडर एब्सॉर्ब डेटा है। ठीक है, अमाउंट है, उसमें 50% जो है नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, 50% एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है। 50% 40,000 और ये 50% भी 40,000। ठीक है, तो एक 40,000 हुआ है, क्यों, ऐसे लिख देते हैं, विच ड्यू टू इंक्रीज
in the cost of indirect material and labor, so charged to, इसमें चार्ज होगा, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये कैसे होगा, ट्रीटेड कैसे होगा, कॉस्ट को इंक्रीज कर देना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज टू यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है उस पे चार्ज करेंगे बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। और जो एबनॉर्मल वजह से हुआ है वो कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, विच ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी debited to costing PL as it is an abnormal loss, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक 40,000 तो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, दूसरे 40,000 का हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकाल के फिर उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो टोटल अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड 40,000 लिखेंगे, ठीक है, 80 नहीं लिखना है। टोटल का मतलब वो टोटल अमाउंट जो नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, 40,000 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मतलब जितना यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि 7,800 यूनिट प्रोड्यूस, जिसमें से 7,000 बिक गया और 200 अभी भी बोल रहा है कि WIP में है। तो टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड किया होगा, हम लोगों ने 7,800 यूनिट तो प्रोड्यूस्ड हुआ है, और देयरवेयर अलग से बोल रहा है और भी 200 इक्विवेलेंट यूनिट है। तो 7,800 प्लस 200 यूनिट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। देयरवेयर मतलब अलग से बोला है ना, देयरवेयर 200 इक्विवेलेंट यूनिट इन WIP, और 7,800 हमारा फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। और जिसमें से 7,000 बिका है, तो क्लोजिंग स्टॉक में 800 है। तो इसको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब 3 तरीके से इसीलिए लिख लेना चाहिए क्योंकि हमें 3 जगह पे ही इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मतलब जो यूनिट सोल्ड पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे, WIP तो क्वेश्चन हमें खुद बोल रहा है 200 यूनिट है। 7,800 यूनिट बना था, 7,000 यूनिट सोल्ड आउट हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है, 800। तो ऐसे हो जाएगा। तो 40,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 8,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा ₹5 पर यूनिट। तो हमें 5 पर यूनिट करके इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स finished goods and WIP, comma, the amount to be debited as follows। तो कैसे करके डेबिट होगा, डेबिट तो इसीलिए होगा क्योंकि खर्चा बढ़ा रहे हैं तो डेबिट ही करेंगे, ठीक है। कैसे करके होगा, तो क्लोजिंग, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कहाँ चार्ज होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, यूनिट सोल्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, पहले लिख देते हैं, वही लिखा हुआ है तो पहले लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, कितना बेचा है हम लोगों ने, 7,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब यूनिट सोल्ड पे होगा, ठीक है। तो 7,000 हम लोगों ने बेचा है इंटू 5, 35,000। अच्छा, फिर हो जाएगा हम लोगों का कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अगर हम लोग देखें तो डेबिटेड टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में। तो फिनिश्ड गुड्स कितना पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, 800, तो ये 4,000 हो जाएगा। और WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट में, तो WIP में कितना है, 200 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1,000। तो टोटल 40,000
इतना ही आना चाहिए क्योंकि उसी का तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो टोटल 40,000 हमें इस तरीके से अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करने का सिस्टम कैसे हो गया, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ही होगा, नहीं तो हमें कुछ करना थोड़ी ना है, तब तो हमें जस्ट ये लिखना है, कुछ कैलकुलेशन होगा ही नहीं। ये राइट ऑफ डिफरल ये हमारा थ्योरेटिकली आता है, प्रैक्टिकली हमें हमेशा अंडर एब्जॉर्प्शन ही देगा। तो वो निकालेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि अंडर एब्जॉर्प्शन जो हुआ उसमें नॉर्मल रीजन से कितना हुआ, एबनॉर्मल से कितना हुआ। फिर उसके बाद जो नॉर्मल रीजन से हुआ उसको हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में मतलब उसको हम लोग कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कॉस्ट में कहाँ ऐड करेंगे, जो स्टॉक बिक गया उस पे करेंगे, जो फिनिश गुड्स में स्टॉक पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स का उस पे करेंगे, और WIP के करेंगे। क्वेश्चन हमें यूनिट सब बता देगा, हमें बाइफरकेट कर लेना है। अगर नहीं करके दिया भाई, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 800 अलग से नहीं बोला था बट पढ़ के समझ में आ रहा था, 7,800 यूनिट बना है जिसमें से 7,000 बिका है, तो 800 क्लोजिंग स्टॉक में 200 WIP है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रेट निकाला जैसे निकालना चाहिए था, उसके बाद हम लोगों ने उस रेट को सभी यूनिट्स पे अप्लाई कर दिया। तो 40,000 को इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अभी हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा आगे का सभी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का मिलेगा, जिसमें यहाँ इलास्ट्रेशन में एक ही क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर दिया। और बाकी यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, ये 7th नंबर से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। 7 से लेके 12 तक हम लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो ये ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन पे ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही वाला करेंगे जो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद ही हमारा ओवर इट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।